नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं। आज आप सभी लोगों के सामने एक ज्ञानवर्धक, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, आज की कहानी यह एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने 4 ऐसी बातें बताई हैं। इन 4 बातों पर यदि कोई मनुष्य अमल कर लेता है, इन 4 बातों को यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कोई दुख या कोई संकट का सामना करना नहीं पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों को यदि कोई माँ बहन सुन लेती है तो कभी भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को ये भी प्राप्त होगा कि आखिर सास और बहू में लड़ाई क्यों होती है, आखिर सास और बहू में लड़ाई होने का कारण क्या होता है। श्रोताओं, हमारे दैनिक जीवन में जो शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानियां होती हैं, जो प्रेरणादायक कहानी होती हैं, इन कहानियों का काफी महत्व माना गया है। इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपने जीवन में अच्छी से अच्छी सीख प्राप्त होती है। श्रोताओं, कहानियां कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती हैं, बल्कि ये कहानियां हमारे ही एक जीवन का एक हिस्सा होता है। इन सभी कहानियों में श्रोताओं, हमारे जीवन के कुछ पल छुपे हुए होते हैं। यदि इन छोटे छोटे पलों को और इन कहानियों में छुपे हुए ज्ञान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य यदि प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे कभी अपने जीवन में अज्ञानी रहने का दुख प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, ऐसे में आज हम आप सभी को नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। और सास बहू में लड़ाई क्यों होती है, आज इस वीडियो में इस बात के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही शिक्षाप्रद है। श्रोताओं, आज की इस कहानी के लिए आप पूरा अवश्य सुने। आज की इस कहानी को सुनना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने से वन में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहा करता था। एक नीलकंठ और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही आनंद के साथ में रहा करते थे। वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा दिखने में इतना सुंदर था कि उनको देख करके हर कोई मोहित हो जाया करता था। उन दोनों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ और अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रसन्न था। उन लोगों के सामने जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते तो उनको वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा मूर्ख माना करते थे, क्योंकि उन दोनों में अपने जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, उन दोनों ने कभी भी ये भी नहीं जाना था कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा होता क्या है, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनके आसपास यदि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखता तो वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी जाया करते और उन लड़ाई झगड़ा करने वालों को समझौता करते, उनकी लड़ाई झगड़े को शांत कर देते थे और अपनी समझदारी से उनसे अपनी बातें बोलते और उनको समझाते। श्रोता बंधुओं, ऐसे में उनके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जब भी नीलकंठ पक्षी की समाज में किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा होता तो वो दोनों पति और पत्नी, वो नीलकंठ का जोड़ा लड़ाई करने वालों के घर जाते और उनका समझौता कराते। वो उनसे कहते कि देखो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है, और कहा जाता है कि जिस घर में जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उन लोगों के घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी अपना निवास नहीं बनाती हैं। और ये भी बताते थे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं रहती है। श्रोताओं, इस प्रकार से वो दोनों पति और पत्नी पूरे समाज को एक अच्छा संदेश देकर उनके अंदर प्रेम भावना जागृत कर रहे थे। और वो नीलकंठ पक्षी समाज के अलावा भी यदि किसी दूसरे समाज में
या फिर दूसरे पशु पक्षियों में भी जब भी लड़ाई झगड़े होते थे तो लोग नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी को बुलाने के लिए आते थे और कहते कि हे नीलकंठ जी, आप हमारे साथ में चलिए और उन लोगों के साथ में लड़ाई हो रही है, कृपया आप वहां पर चलिए और उस लड़ाई को शांत कराइए। फिर वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही जाया करते थे और वहां भी समझा करके आते। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उस ज्ञानी नीलकंठ पक्षी का पूरे जंगल में, उसकी पूरी समाज में उसका काफी ज्यादा नाम था, क्योंकि वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी वो बड़े ही सूझे स्वभाव में रहा करते थे और उनकी समाज में और उस जंगल में उनके लिए सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। और जंगल का हर पशु पक्षी और हर व्यक्ति उनकी बातों के लिए माना करता था। श्रोताओं, एक दिन की बात है, नीलकंठ की जो पत्नी थी वो 4 अंडों को जन्म देती है और जब 4 अंडों को जन्म देती है तो उन 4 अंडों के द्वारा उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है तो वो दोनों नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारा पूरा परिवार संपन्न हो चुका है, हमारे घर और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान ने हमारे लिए हमेशा से लेकर आज तक सुख समृद्धि दी है। हे प्रभु, इसके अलावा अब हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। श्रोताओं, वो नीलकंठ पक्षी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब मेरे लिए आपसे कोई भी नहीं चाहिए, अब मेरे लिए आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही आशा है कि मेरे जो 4 पुत्र हुए हैं ये चारों पुत्र अच्छी तरीका से रहें, फलें और फूलें और इस जग में हमारा नाम रोशन करें। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी के लिए 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। और जब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं और वो नीलकंठ और उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी वो इन सब के साथ में बहुत ही प्रसन्न था। उनका वो छोटा सा परिवार अपने घर में बड़े ही प्रसन्नता के साथ में रहा करते थे। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही धीरे धीरे उस नीलकंठ पक्षी के वो चारों पुत्र बड़े होते चले गए, तब उस नीलकंठ पक्षी को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं, अब मेरे लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता देख करके इनका विवाह कर लेना चाहिए, जिससे ये अपने जीवन के लिए सुखी सुखी यापन कर सकें और हमारे परिवार का वंश बढ़ा सकें। दर्शक बंधुओं, हर माता पिता का बच्चों की शादी करने का सपना ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी होता है। ठीक उसी प्रकार वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों का एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए अपने नगर से थोड़ी दूर जो आसपास के नगर थे उन सभी नगरों में घूमने लगा। वो प्रतिदिन इसी बात को सोचता कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपने पुत्रों की शादी कर लूं। वो रोजाना अलग अलग नगरों में जाता था और अपने चारों पुत्रों के लिए अच्छी से अच्छी लड़की देखने की तलाश करता, ताकि वह बड़े अच्छे ढंग से अपने पुत्रों की शादी कर सके। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी के सर पर अपने चारों पुत्रों के विवाह का पहाड़ गिर चुका था और देखते ही देखते उस नीलकंठ पक्षी को अपने चारों पुत्रों के लिए 4 सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं। और वो नीलकंठ पक्षी अच्छा सा मुहूर्त देख करके अपने चारों पुत्रों का उन चारों लड़कियों के साथ में अपने पुत्रों का बड़े हंसी खुशी के साथ में विवाह करवा लेता है, उनकी शादी करा देता है और चारों लड़कियों के साथ में विवाह करके उन चारों लड़कियों को अपने पुत्र वधू समझकर अपने घर ले आता है। अपने घर लेकर आने के बाद में एक दिन वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा जीवन सफल हो चुका है, क्योंकि अब हमारे चारों पुत्रों की शादी हो चुकी है और अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी बड़े सुख के साथ में व्यतीत होगा। हे प्रिय, अब हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब हमारा परिवार पूर्ण तरीका से संपूर्ण हो चुका है। 4 हमारे पुत्र हैं और 4 हमारे पुत्र वधू हैं और 2 हम। अब हम पूरे गिने चुने 10 लोग हो चुके हैं। अब हमारा परिवार पूरा हो चुका है। अब हमारे लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है।
अब तो ईश्वर से एक ही दुआ है कि जो हमारी आधी उम्र बची है बस यही सुख के साथ में व्यतीत तो हो जाए। श्रोताओं, वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों यही सोचते और मुस्कुराते। फिर एक दिन की बात है, नीलकंठ पक्षी की जो पुत्र वधुएं थीं वो कुछ जरूरी कार्य कर रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं। जब वो खाना बना रही थी तो नीलकंठ पक्षी की जो पत्नी थी वो अपनी एक बहू से कहती है, अरे बेटा, अरे बहू, तुम क्या कर रही हो? कोई इस प्रकार से सब्जी में इतना नमक थोड़ी डाला जाता है। दर्शक बंधुओं, वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू के लिए खूब डांट लगाती है, फटकार लगाती है। फिर वो नीलकंठ पक्षी ये सब दृश्य देख करके अपनी पत्नी के लिए समझाता है कि हे प्रिय, कि आज मैंने तुम्हारे लिए छुप करके देखा था। तुम हमारे पुत्र वधू के लिए मात्र एक छोटी सी गलती पर बहुत ज्यादा डांट फटकार लगा रही थी। हे प्रिय, मुझे यह बर्ताव तुम्हारा अच्छा नहीं लगा। भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा भड़कना कहां से शोभा देता है। उसके बाद में जब दूसरा दिन होता है तो वो चारों बहुएं अपना अपना काम कर रही होती हैं। तभी उनकी सासू मां अर्थात नीलकंठ पक्षी की पत्नी उनके काम के लिए देख रही होती हैं। तब नीलकंठ पक्षी की पत्नी को अपने बहुओं के द्वारा किया गया काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तभी वो अपनी चारों बहुओं के लिए डांट फटकार लगा देती हैं और अपनी चारों बहुओं से कहती हैं कि आखिर तुम क्या जानती हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए इतना भी नहीं सिखाया है कि किस तरीका से घर के लिए चलाया जाता है, किस तरीका से घर के लिए संभाला जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से वो उन चारों बहुओं की वो सासू माँ, वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों बहुओं के लिए काफी खरी खोटी सुना देती है। श्रोताओं, कहते हैं ना कि कोई भी मनुष्य केवल एक दिन ही बर्दाश्त कर सकता है। कोई तुम्हारी एक बार सुन सकता है किंतु बार बार नहीं सुन सकता। यदि वही खरी खोटी बातें यदि तुम रोजाना कहोगे तो उन बातों को कोई भी सह नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप पर कोई आदमी आपको चुनौती दे तो उस चुनौती को चुनौती के माध्यम से ही देखना चाहिए। परंतु जब कोई व्यक्ति दूसरी बार आपको चुनौती दे फिर तो हमारे लिए युद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार से महाभारत में हुआ था, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। श्रोताओं, ठीक इसी प्रकार वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों बहुओं को खरी खोटी सुनाती है और यह सब देख करके वो सासू माँ अपनी चारों बहुओं पर एकदम से भड़क पड़ती है। और ये सारा नजारा वो नीलकंठ पक्षी छुप करके देखता है। और उसके बाद में जैसे ही लड़ाई शांत होती है तो फिर से उस दिन की तरह वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि अरे भाग्यवान, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुओं से फिर से लड़ते हुए देखा। तुम हमारी चारों पुत्र वधुओं के लिए बहुत ज्यादा डांट फटकार लगा रही थी। हे प्रिय, यह सब देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। श्रोताओं, जैसे ही नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा ये रोज रोज का झगड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, तो नीलकंठ पक्षी की पत्नी ने उस नीलकंठ का भी अपमान कर दिया और कहा कि सुनो जी, आप एक मर्द हो, आप एक पुरुष हो तो एक मर्द की तरह ही रहो, और हम स्त्री हैं और हम स्त्रियों का काम हम स्त्री को ही करने दो, उसमें तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। हमारे बीच में आपको दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी ऐसे वचन बोलती है और नीलकंठ का मुख बंद कर देती है और साथ साथ अपने पति का अपमान भी कर देती है। वो नीलकंठ पक्षी अपना सर नीचे को करके वहां से चला जाता है। वो वापस कुछ भी नहीं कहता है। श्रोताओं, फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, रोज रोज ऐसा ही चलता रहा। वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों पुत्र वधुओं पर इसी प्रकार से रोजाना हुक्म चलाने लगी। तो एक दिन फिर से साहस करके वो नीलकंठ पक्षी फिर से अपनी पत्नी से कहता है कि अरे सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से तंग आ चुका हूं। मैं प्रतिदिन देखता हूं कि तुम इसी प्रकार से रोज करती हो। प्यारे श्रोताओं, उसके बाद में वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी नीलकंठ पक्षी से कहती है कि सुनो जी, बात कुछ ऐसी है, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस घर पर मेरा अधिकार है और मेरा ही अधिकार रहेगा। इस घर की मुखिया मैं हूं तो इस घर में मेरी ही चलेगी।
इस घर में मेरे अलावा किसी दूसरे का अधिकार नहीं चलेगा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में जो नीलकंठ पक्षी की बड़ी वाली पुत्र वधू थी वो इन बातों को सुन रही थी। और जैसे ही वो बड़ी वाली बहू इन सभी बातों को सुनती है तो वो भी भड़क जाती है और अपने तीनों देवरानी जेठानी से ये बात कह देती है कि हमारी सासू माँ आज ससुर जी से कह रही थी कि ये घर मेरा है और इस घर में केवल मेरी ही चलेगी और इस घर की मुखिया भी मैं ही रहूंगी। श्रोताओं, जैसे ही उन चारों पुत्र वधुओं के लिए इस बात की जानकारी होती है कि हमारी सासू माँ हम चारों के बारे में ये सब बोल रही हैं, तो यह बात सुनकर के दूसरे दिन के लिए वो चारों और भी ज्यादा भड़क जाती हैं और इस प्रकार से उन सभी के बीच में महाभारत युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन श्रोताओं, फिर वो एक दिन चारों बहुएं अपने चारों पतियों के साथ अपने ससुर नीलकंठ पक्षी के पास में आती हैं और नीलकंठ पक्षी के पास में आकर के कहती हैं कि ससुर जी, आज हम चारों आपके पास में आए हैं और हम यह कहने के लिए आए हैं कि अब हमारे लिए इस घर में नहीं रहना है। आप हमारे लिए इजाजत दे दीजिए और आज के बाद हम अपने ही बलबूते पर अपना घर बनाएंगे और यहाँ से कहीं दूर जाकर के रहेंगे। हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। श्रोताओं, इस प्रकार से वो चारों पुत्र वधुएं अपने ससुर नीलकंठ पक्षी से ये कहती हैं और घर से बाहर चली जाती हैं। उसके बाद में वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी यह सब देख करके दुखी हो जाते हैं और वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी पछताती भी है। वो नीलकंठ पक्षी सोचता है और कहता है कि हमारी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों से आज हमारी पुत्र वधुएं और हमारे चारों पुत्र हमारे इस घर को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। श्रोताओं, उसके बाद में उस नीलकंठ पक्षी की वो चारों पुत्र वधुएं और चारों बेटा उनके घर से बाहर जाकर के रहने लगते हैं। वो चारों अपना अलग अलग मकान बना लेते हैं। जब वो चारों अपने अलग अलग मकानों में रहने लगते हैं, एक बात और भी बता दें, पहले जब वो नीलकंठ पक्षी के घर में चारों पुत्र वधु और चारों पुत्र और नीलकंठ की पत्नी जब 10 लोग आपस में रहा करते थे तो 500 रुपए का खर्चा हुआ करता था। और जैसे ही जब वह चारों अलग अलग रहने लगे तो उनके घर पर हजार रुपए का खर्चा होने लगा। श्रोताओं, कहते हैं जो माता लक्ष्मी हैं, इनका हम जितना भी आदर करते हैं, जितना सम्मान करते हैं, ये हमारे घरों में उतनी ही देर ज्यादा टिकती हैं और हम मान सम्मान और प्रेम भाव घर में सफाई जब तक रखेंगे तभी तक माता लक्ष्मी हमारे घर में टिकती हैं। श्रोताओं, यदि हमारी औकात 10 रुपए की है, अर्थात हम एक दिन का 100 रुपए कमा रहे हैं और हम 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग बर्बाद हो जाते हैं और ऐसे कर्मों से माता लक्ष्मी का अपमान भी होता है। और यदि हम वहीं पर 200 रुपए कमा रहे हैं और 50 रुपए का खर्चा करते हैं तो उसमें हमारी बचत है और वही बचत हमारे लिए हमारे वैवाहिक जीवन में हमें सुखी बनाती है। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। अब वो चारों पुत्र वधुएं अलग होने के बाद में जैसे उनका पति 200 कमाता तो वो 1000 रुपए का खर्चा करती। इस प्रकार से प्रियदर्श को देखते ही देखते कुछ महीने व्यतीत हो गए और वो चारों पूरी तरीका से कंगाल हो गए। माता लक्ष्मी ने अब तो पूरी तरीका से उनका साथ छोड़ दिया, अपनी पूरी दृष्टि उनके ऊपर से मोड़ ली और माता लक्ष्मी कुंडली मारकर बैठ गईं। उन चारों पैसे माता लक्ष्मी ने अपना मुख मोड़ लिया और जैसे ही माता लक्ष्मी ने अपना मुख मोड़ा तो उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा। वो एकदम से कंगाल होते चले गए। वो चारों पुत्र वधु और उनके पति बिल्कुल ही गरीब कंगाल हो गए। दर्शक बंधुओं, यदि हम पैसे की इज्जत करते हैं तो पैसा हमारी इज्जत करता है। अगर हमारे पास में पैसा आ जाए तो हमारे लिए जरूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि तुम अपना घर चलाना चाहते हो, अपने परिवार में प्रसन्नता चाहते हो तो यही करना। यदि आप 500 कमाते हैं तो 200 खर्च करके 300 कमाने की सोचना। आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आएगी। आप हमेशा प्रसन्न बने रहोगे। आप पैसे की इज्जत करो, लोगों का सम्मान करो, कभी भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करो। आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। अब तक वो चारों बहुओं के पास में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में जब वो चारों भिखारी हो गए
तो चारों पुत्र और चारों बहुएं नीलकंठ पक्षी के पास में जाती हैं और वहां पर जाकर के कहती हैं कि ससुर जी, हमारे पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है और रहने के लिए मकान भी नहीं है। आप हमारे लिए शरणागति दीजिए, आप हमारे लिए अपने घर में शरण दीजिए। श्रोताओं कहते हैं हर एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए मात्र रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और जिस मनुष्य के पास में ये तीन चीजें नहीं होती हैं वो मनुष्य अपने जीवन में कंगाल ही कहलाता है और उसे ही असली कंगाल कहते हैं। श्रोताओं, जैसे ही वो चारों बहुएं अपने ससुर के पास में आती हैं तो वह नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों का और अपने चारों पुत्र वधुओं का चेहरा देख करके बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि चाहे पुत्र कितना भी बड़ा निठल्ला हो, चाहे दारूबाज हो, चाहे हरामी हो, चाहे कुकर्मी हो, किंतु माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है कि अपने पुत्रों को वो शरण दे ही देते हैं। तो दर्शक बंधुओं, वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों को और अपनी चारों बहुओं को अपने घर में शरण दे देता है और फिर उनसे कहता है कि हे पुत्रों, मैं तुम चारों के लिए आज ऐसी चार बातें बताता हूं। तुम चारों के लिए इन चारों बातों का हमेशा ही ध्यान रखना है। यदि इन चार बातों का तुम हमेशा ध्यान रखते हो तो आपको तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी भी तुम्हारे लिए अपना अपमान सहना नहीं पड़ेगा, कभी भी तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब वह नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों को पहली बात बताता है और कहता है कि सुनो, ये पहली बात कि कभी किसी पुरुष को स्त्रियों के बीच में, अर्थात स्त्रियों के बीच में हो रही लड़ाई या किसी अन्य लोगों की चर्चा के बीच में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष स्त्रियों के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें बोलता है तो उसे अपना अपमान सहना पड़ता है। कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, ठीक उसी प्रकार जो स्त्रियां सोचती हैं वही उनके मुख में होता है। जैसे कि मैंने तुम्हारी पत्नियों के बचाव के लिए तुम्हारी माँ से कहा तो तुम्हारी माँ ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरा अपमान कर डाला, ठीक उसी प्रकार वैसे ही स्त्रियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्रोताओं, उसके बाद में वो नीलकंठ अपने पुत्रों के लिए दूसरी बात बताता है कि हे पुत्रों, कभी भी किसी को भी अपनी औकात से बाहर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे यदि तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए ईमानदारी के साथ में 50 ही रुपए खर्च करना चाहिए, ना कि तुम्हारे लिए 200 रुपए खर्च करना चाहिए। जितनी तुम्हारी हैसियत है उसी हिसाब से खत्म करो, और यदि हैसियत से ऊपर जाओगी तो भिखारी बन जाओगी। जैसे कि तुम 100 रुपए कमा रहे हो और 200 रुपए खर्च करते हो तो तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ बिक जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगी। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने औकात के हिसाब से ही काम करना चाहिए और एक रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें जिंदगी में किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए और आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है पैसे से। जब आप पैसा बचा कर रखोगे तभी आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। मित्रों, अब वो नीलकंठ पक्षी तीसरी बात बताता है। वो कहता है कि हे पुत्रों, हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होता है वो झाड़ू में एक नहीं अनेकों सीके होती हैं और वो सभी सीके मिलकर एक झाड़ू बनती है जो कि सफाई करने के काम में आती हैं, कूड़े कचरे को साफ कर देती हैं। यदि उसी झाड़ू में से सभी सीकों को अलग अलग कर दिया जाए तो उस झाड़ू से हम सफाई नहीं कर सकते, उस झाड़ू से हम कचरा नहीं हटा सकते। और यदि उन सभी सीकों को हम एकत्रित करके और उनसे हम सफाई करें तो अवश्य ही हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो काम हम एक साथ रहकर कर सकते हैं वो काम हम अकेले रह के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि झाड़ू में से अगर हम एक सीख निकाल कर कहीं डाल देते हैं तो उस सीख का कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार हम मनुष्यों के जीवन में भी यदि हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं तो हमारा कोई महत्व नहीं रहता। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम प्यार से रह रहे थे और हमारा 500 रुपए का खर्च हो रहा था और हम अकेले रहकर घर से बेघर भी हो गए और 500 रुपए की जगह 1000 रुपए का खर्चा भी होने लगा। इसलिए
आपसे यही विनती करूंगा मैं कि अपने परिवार में मिलजुल कर ही रहें, क्योंकि जो शक्ति एकता में है वो अलग अलग होने से नहीं है। श्रोताओं, अब वो नीलकंठ पक्षी चौथी बात बताता है और कहता है कि हे पुत्रों, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी की बात नहीं मानना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए अपने पति की बात माननी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी की बातों में चलता है वो पुरुष सदा ही गरीब रहता है, निर्धन ही रहता है, उसके घर में कभी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तो प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से वो नीलकंठ पक्षी अपने पुत्रों को ये चारों बातें समझाता है और अपने पुत्रों से कहता है कि हे पुत्रों, इन चारों बातों को तुम अपने जीवन में गांठ बांध कर रखना। यदि तुम इन चारों बातों पर चलते रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, कभी भी तुम्हारे लिए अपमान नहीं सहना पड़ेगा, कभी भी तुम्हारे लिए दरिद्रता नहीं देखनी पड़ेगी। तो दर्शक बंधु, आपसे उम्मीद करता हूं कि इन चार बातों को आप भी अपने जीवन में जरूर अपनाना। तुम भी इन चार बातों को अपने पुत्रों को समझाना और इस पूरी कहानी का एक सार बताना, अपने बच्चों को यह कहानी सुनाना, ताकि उनके लिए ज्ञात हो सके कि हमें अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। तो प्यारे श्रोताओं, कैसी लगी ये आज की ये कहानी? क्योंकि श्रोताओं, आगे वो समय आने वाला है कि बाप बेटे का नहीं होगा और बेटा बाप का नहीं होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों पर अभी से संस्कार डालने चाहिए, अपने बच्चों को अभी से ये कहानियां सुनाना चाहिए, जिससे कि कहानियों के माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान आ सके और उस ज्ञान पर चलकर वो अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य में बदलें। श्रोताओं, कहानियां हमारे लिए बहुत कुछ शिक्षा दे जाती हैं, बस हमारे अंदर समझने की शक्ति होनी चाहिए। कहानियों के माध्यम से ही हमें अपने पूरे जीवन का सार समझ आ जाता है कि हमारे जीवन में पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है और बीच में क्या से क्या हो जाता है। और ये भी समझ आता है कि उस कहानी में जो बातें बताई गई हैं वो एक पक्षी के माध्यम से जरूर बताई गई हैं, लेकिन वो लागू हर मनुष्य पर होती हैं। तो उम्मीद करता हूं श्रोताओं कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि यदि कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लिए अपनी राय अवश्य देना। और हम मिलते हैं आपको एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।